नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आज आपके रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है 31 जुलाई 2021 को। तो ये आपके 7th फेज या फिर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का अंतिम डे का एग्जाम है। तो प्रथम पारी में जो टोटल 40 जीके के सवाल पूछे गए थे उनमें से यहाँ पर 39 एग्जैक्ट वो सवाल मिल चुके हैं और सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जानने वाले जो आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सब्जेक्ट है, उसको आप बूस्ट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते हो आपको पता चल जाता है ऑल इंडिया में क्या रैंक आ सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल है, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए स्मार्ट वर्क यानी आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये लास्ट डे जो मंथ एंड का सेल चल रहा है जिसमें आप लाइफ टाइम पास भी बाई कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो भी सूटेबल पास रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और टीटीजी के कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। एग्जाम में जो आपको पैटर्न देखने को मिलता है इंटरफेस सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो ये चलिए सवाल कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिएगा पहला सवाल, ओम बिरला से पहले 16वें लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो आप कहेंगे ओम बिरला से पहले थी सुमित्रा महाजन थी जो 16वीं लोकसभा स्पीकर थी। और अभी वर्तमान में जो 70वीं लोकसभा के स्पीकर है वो ओम बिरला हैं। ओम बिरला से पहले जो सुमित्रा महाजन थी उनका जो टेन्योर रहा है 2014 से 2019 तक रहा है। आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा स्पीकर जिनका टेन्योर रहा था 1952 से लेकर 1956 तक। वर्तमान में जो चेयरमैन है डिप्टी उपसभापति कौन है? राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करूँ डिप्टी चेयरमैन यानी राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में कौन है? तो आप कहेंगे हरिवंश नारायण सिंह हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको ओम बिरला से पहले पूछा था लोकसभा स्पीकर कौन थे? सुमित्रा महाजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नए संसद भवन निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये हो जाएगा सेंट्रल विस्टा परियोजना है। इसके तहत जो नया संसद भवन होगा साथ ही साथ आवासीय परिसर का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के आवास के साथ साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। तो ये सेंट्रल विस्टा परियोजना है जिसके तहत जो नया संसद भवन है वो बन रहा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की जो घोषणा है वो सितंबर 2019 में हुई थी और 10 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की आधारशिला है वो रखी थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मार्च 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। तो वो किस समारोह में भाग लिया था? बांग्लादेश की यात्रा है वो दौरा किया है नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 में। तो ये बांग्लादेश के आप कह सकते हो स्वर्ण जयंती है, स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जो ऑप्शन दे रखा था। तो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की आज़ादी के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने के लिए 26 से 27 मार्च 2021 तक जो आधिकारिक दौरा किया था मोदी जी ने। इस साल बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और भारत व बांग्लादेश के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल भी पूरे हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मोदी जी ने यहाँ पर दौरा किया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है। बाकी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया था। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त हुआ है? गोवा जो पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त हुआ था वो 1961 में हुआ था। सन दे रखा था ऑप्शन में 1961 हो जाएगा। इससे पहले एनटीपीसी एग्जाम में सवाल पूछा था पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था, उस समय मैंने बताया था कब मुक्त हुआ था। तो 1510 में कब्जा किया था पुर्तगालियों ने गोवा पर। जो एनटीपीसी एग्जाम में टॉपिक वाइज सवाल पूछे गए हैं उसकी यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें 46 इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से सवाल रिपीट हुए हैं। 3500 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पर सारे साइंस के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, करंट अफेयर्स के 610 है, 250 साइंस के, ये सारे 46 टॉपिक हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी एरर आता है तो वहीं पर आपके कॉन्टैक्ट नंबर या फिर हमें मेल कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अगला सवाल। तो सवाल बाकी देख लेते हैं। जो गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कब हुआ? तो 1961 में हुआ था। और गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था? तो 1510 में किया था और ये 450 वर्ष तक पुर्तगालियों का यहाँ पर कब्जा था। और जो 56वां संविधान संशोधन हुआ है 1987 में, इसके अंतर्गत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 56वें संविधान संशोधन के तहत 1987 में दिया गया था तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया था इसी संशोधन के तहत। अगला सवाल देखिएगा,
यहाँ पर पूछा गया है एमसीसी यानी जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब हैं, तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के प्रथम गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने हैं। नॉन ब्रिटिश जो चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट बने हैं वो कुमार संकारा बने हैं। तो ये दोस्तों जो एमसीसी हैं, जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ग्रुप डी 2018 में, एमसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1787 में हुई थी। और अभी मैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का फैक्ट बताऊं तो आपको पूछ ले कि वर्तमान में या फिर जो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है, तो अक्टूबर 2021 को बन जाएगी। इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कॉनर हैं, तो क्लेयर कॉनर हैं ये बनने वाली है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष है। संकारा का जो भी टेन्योर खत्म होता है अक्टूबर में, तो ये बन जाएगी। एमसीसी की स्थापना मैंने आपको बता दिया 1787 में हुई थी। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, तो आप कहेंगे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट है PSLV XLC-11, ठीक है, C-11 से लॉन्च हुआ था, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। ऑर्बिट पे कब इंसर्ट किया था, जो इससे पहले एनटीपीसी में आया था, 8 नवंबर 2008 को इंसर्ट किया था। 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट है 36 धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ है। इससे पहले एनटीपीसी में एक सवाल ये भी पूछा गया है कि चंद्रयान फर्स्ट जब लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, तो जी माधवन नायर थे। 2003 से 2009 तक ये अध्यक्ष रहे हैं इसरो के। बाकी चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, तो ये 22 जुलाई 2019 को हुआ था और वहाँ पर लैंड किया था 7 सितंबर 2019 को। रॉकेट GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च हुआ है। लैंडर का नाम है विक्रम है और रोवर प्रज्ञान था। रिमोट में से कौन सा तरंग निकलता है, तो ये IR हो जाएगा, ठीक है। IR का मतलब इंफ्रारेड लाइट वेव्स हैं, तो ये रिमोट होता है जो टीवी वगैरह का, उनमें इंफ्रारेड लाइट वेव्स हैं, उसके माध्यम से संकेत पहुंचता है। महात्मा गांधी की जो घटनाएं हैं उनका सही कालक्रम बताना था आपको, पहले कौन सी हुई है उसके बाद ये बढ़ता क्रम इस प्रकार था कि दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी अफ्रीका से बाहर था, असहयोग आंदोलन है। निम्नलिखित घटनाओं में से आपको कालक्रम के रूप में एडजस्ट करना था। तो आप देख सकते हो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो महात्मा गांधी अफ्रीका से बाहर 1915 में आए थे, तो ये सबसे पहले हो जाएगी। गांधी जी अफ्रीका से बाहर था, C हो जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन है 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर मैं बात करूं दांडी यात्रा की, तो ये दांडी यात्रा हुई थी 1930 में और उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में, ठीक है। तो ये प्रमुख घटनाएं आप कालक्रम याद रखिएगा। जो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था। जो नमक मार्च है, दांडी सत्याग्रह है, ये 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर जो कर लगाया जा रहा था उसके विरोध में किया गया सविनय कानून भंग था। और बाद में यहाँ पर 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। बाकी अन्य प्रमुख इंपोर्टेंट घटनाएं जहां से एनटीपीसी में सवाल पूछा हुआ है कौन सी घटना का क्या क्रम रहा, तो रोलेट एक्ट है 1919 में, 21 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये रोलेट एक्ट के बाद 13 अप्रैल 1919 को। झंडा सत्याग्रह 1923 याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 6 अप्रैल 1930 को। और अगला सवाल, EEG टेस्ट शरीर के किस भाग का होता है। EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, ठीक है। तो ये टेस्ट होता है ब्रेन का, मस्तिष्क का। तो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम है ये चिकित्सा परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि है उसको मापने के लिए किया जाता है। जो भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी रहती है ब्रेन की उसको मेजर करने के लिए EEG टेस्ट किया जाता है। इससे मिलता जुलता नाम एक दोस्तों ECG है। तो ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, तो कार्डियो यानी यहाँ पर हो जाएगा हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित हो जाएगा ECG, ब्रेन से संबंधित है EEG। नेक्स्ट वन देखिएगा, किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। तो बंदरगाह का वीडियो मैंने अब भी जस्ट 3-4 दिन पहले डाला है जिसमें मैंने बताए थे टोटल 100 जो भारतीय नाम बदले हुए हैं 2014 से अब तक 2021 तक है, उनमें ये भी शामिल था, तो वो ज़रूर आप वीडियो देख लेना। देखिए जो बंदरगाह की बात करूँ, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, उसका जून 2020 में नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास है वो रखा गया है। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदला गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। अब देखिए दीनदयाल बंदर का आपको पूछ ले नया नाम किसका है, तो आप कहेंगे कांडला पोर्ट जो गुजरात में है, इसका नया नाम 2017 में दीनदयाल बंदरगाह किया गया था। जैसे कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है कोलकाता पोर्ट का, अन्य किसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है, तो एक सुरंग है जिसका नाम था चैनानी नासरी सुरंग, ये जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में। तो चैनानी नासरी सुरंग है ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, इसका नाम 2019 में किया गया है।
जो सबसे लंबी रॉड सुरंग है, रॉड टनल है, 9.28 किलोमीटर लंबी है। जम्मू और जो कश्मीर को आपस में कनेक्ट करती हैं, यानी कश्मीर यानी श्रीनगर को जम्मू से, तो वो 30 किलोमीटर की दूरी इस सुरंग के माध्यम से कम हो जाती है। अगला सवाल देखिएगा, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इंसुलिन ग्लूकागॉन है, ये अग्नाशय ग्रंथि के हार्मोन है। एनटीपीसी में एक सवाल आया था इंसुलिन से कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन है वो किसको कंट्रोल करता है? तो शरीर में रक्त है, तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कंट्रोल करने का काम है वो इंसुलिन हार्मोन का रहता है। तो शरीर में जो रक्त है, रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर है उसको नियंत्रित करने के लिए अग्नाशय ग्रंथि से ये हार्मोन स्रावित होता है और ब्लड शुगर के स्तर को बहुत अधिक होने या फिर कह सकते हो इसे हाइपरग्लाइसेमिया और बहुत कम होने से भी रोकता है, हाइपोग्लाइसीमिया से भी। अगला सवाल देखिएगा, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? तो सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई है। सिडबी की स्थापना, बैंक से संबंधित टॉपिक भी उसमें इंक्लूड किया गया, जितने भी सवाल पूछे गए हैं 46 टॉपिक में, तो वो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, toptrainingGK.in। हेडक्वार्टर की बात करें, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, सिडबी से जुड़े हुए अन्य भी कुछ इंपोर्टेंट इस प्रकार के भी सवाल बन सकते हैं। एक तो आईडीबीआई है, एनएसडीएल है, फिक्की का हो गया, नाबार्ड है, इन सभी की फुल फॉर्म, कब स्थापना हुई है और मुख्यालय कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए, और वर्तमान में इनके अध्यक्ष भी कौन है। ठीक है, सिडबी की तो हो गया आपके स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और स्थापना हुई थी आपके सिडबी की 1990 में। बात करूँ आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आईडीबीआई के आगे स्मॉल लगा है तो सिडबी है, बाकी आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो 1964 में स्थापित हुआ है और सिडबी 1990 में हुआ था। आईडीबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एनएसडीएल की बात करूं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। फिक्की और नाबार्ड से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आ जाता है। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, एनटीपीसी में आ चुका है सवाल। अध्यक्ष उदय शंकर हैं और सेक्रेटरी जनरल दिलीप चेनॉय हो जाएंगे। बात करूँ नाबार्ड की यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी और नाबार्ड के जो चेयरमैन है वर्तमान में वो GR चिंटाला हैं। अगला सवाल देखिएगा, ट्रेकिया किससे संबंधित है? ट्रेकिया की बात करें तो श्वास नलिका है, उसको ट्रेकिया बोला जाता है इंग्लिश में। तो सांस की नली वह नली है जो गले में स्थित स्वर यंत्र यानी लिरिंग्स रहती है उसको फेफड़ों से जोड़ता है। स्वर यंत्र को फेफड़ों से जोड़ने वाली जो नली है वही आपकी ट्रेकिया है, श्वास नली है, और मुंह से फेफड़ों तक हवा पहुंचाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण ये भाग हो जाता है। दमा रोग है, इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? दमास्तमा। तो ये श्वास नलिकाएं हैं उनको प्रभावित करती हैं। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें बहुत सी हैं, मैं सभी को आपको बता देता हूँ, क्रम वाइज एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, सबसे कम कौन सी है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट यानी सबसे लंबी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य किसकी है, उसके बाद सबसे छोटी की ओर अपन बढ़ रहे हैं। तो सबसे अधिक एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य वो सर्वाधिक है, आप कहेंगे रेडियो वेव की। रेडियो वेव के बाद आ जाता है माइक्रोवेव है, रेडियो वेव से कम है, लेकिन रेडियो वेव के बाद सेकंड वेवलेंथ है माइक्रोवेव की। उसके बाद इंफ्रारेड है, फिर आपकी ऑप्टिकल हो जाएगी, उसके बाद यूवी अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, सबसे कम वेवलेंथ है गामा की। तो ये प्रमुख इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ हो गई। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो देख सकते हो आप तरंगे हैं, वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, फिर ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज की सबसे शॉर्ट रहती है वेवलेंथ है। आपको पूछा कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन आपकी एक शायद एक्सरेज का दे रखा था, वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी बीटा वगैरह अल्फा वगैरह दे रखा था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ठीक है, ये 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 1991 को। तो सोवियत संगठन है, सोवियत यूनियन है, इसका विघटन 1991 याद रखिएगा। विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव हैं, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। कजाकिस्तान सोवियत संघ को छोड़ने वाला आखिरी सोवियत गणराज्य था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कजाकिस्तान लास्ट था सोवियत यूनियन को लेफ्ट करने वाला। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक, सभी को पता है 1857 की क्रांति के समय जो मुगल शासक थे वो थे दोस्तों कौन? बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर का
जो मुगल शासक के रूप में शासनकाल रहा है 1837 से लेकर 1857 यानी 21 सितंबर 1857 तक इनका रहा है। तो उस समय भी ये 1857 की क्रांति के समय भी बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय थे, मुगल शासक हैं। अब इनसे जुड़ा हुआ एग्जाम में आता है कि कहाँ पर इनको बंदी बनाया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा रंगून में इन्हें बंदी बनाया गया था। बर्मा में अंग्रेजों की कैद में ये 7 नवंबर 1882 को बहादुर शाह जफर की वहाँ पर मौत हो गई थी उनकी। कौन सा एंड्रॉयड वर्जन नहीं है, तो ये सभी एंड्रॉयड वर्जन है। कप केक, डोनेट, एक्लर, फ्रेयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नूगट, ओरियो, पाई, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, ये सभी एंड्रॉयड के वर्जन हो जाएंगे। कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, तो ऑप्शन था एक सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये महारत्न नहीं है। बाकी टोटल जो 10 महारत्न कंपनीज है वो देख लीजिएगा आप, तो उसमें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, गेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, आईओसी हो जाएगी, एनटीपीसी है, ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, एसएआईएल सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। टोटल 10 महारत्न, 14 नवरत्न कंपनियां हैं। अगला सवाल, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो ये दोस्तों दरगाह फतेहपुर सीकरी आगरा में है, सलीम चिश्ती की दरगाह। इससे पहले एग्जाम में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से सवाल पूछा गया था एनटीपीसी में, तो राजस्थान के अजमेर में है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के कौन से क्षेत्र में स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर है ये आपकी ईस्टर्न काराकोरम रेंज है, तो वहाँ पर ये हिमालय की जो श्रृंखला कह सकते हो ईस्टर्न काराकोरम रेंज में स्थित है आपकी सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये काराकोरम में सबसे लंबा ग्लेशियर है और दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। जो नॉन पोलर आपके क्षेत्र हैं उसमें दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये है आपके काराकोरम में स्थित है। आपको पूछा था कौन से भाग में है। आगे यहाँ पर सवाल भी एक पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 2 फैक्ट के आधारित मैं आपको बता रहा हूँ, 2 प्रकार है इसमें भी। एक तो आपके जो ग्लेशियर रहता है जो पोलर क्षेत्र है वहाँ का, यानी ध्रुवीय में आपके आ जाता है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल के बीच में स्थित है, वो ध्रुवीय में। सेकंड रहता है नॉन पोलर रीजन का। तो नॉन पोलर में बता देता हूँ मैं आपको, जो सबसे लंबा कह सकते हो ग्लेशियर है वो कौन सा है, तो जो पोलर रीजन में तो आपके ये हो जाएगा अंटार्कटिका में है जिसका नाम है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड है वो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। लेकिन ये पोलर क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में आ जाता है जिसमें आपके अंटार्कटिका, आर्कटिक, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव आते हैं। आउटसाइड इसके बाहर यानी नॉन पोलर ग्लेशियर आप कह सकते हो जिसमें हाई माउंटेन रेंज रहती हैं, एशिया, ईरान, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये अफ्रीका में रहता है। तो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन में कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों ये है फेडचेंको ग्लेशियर जो ताजिकिस्तान में है। इसकी लंबाई 77 किलोमीटर है। जो सेकंड मैंने लंबा बताया था ऊपर आपको सियाचिन ग्लेशियर है जिसकी लंबाई थी 76 किलोमीटर। तो ये नॉन पोलर रीजन है या फिर आउटसाइड कह सकते हो पोलर के, वो ये हो जाएगा फेडचेंको ग्लेशियर है जो ताजिकिस्तान में है। बाकी पोलर में आपके ये लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है जो अंटार्कटिका में है। अगला सवाल देखिएगा, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है। महाकालेश्वर मंदिर है ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है। जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से ये महाकालेश्वर मंदिर भी एक है। 12 ज्योतिर्लिंग कौन सी एग्जाम में आ जाए कौन सी नहीं है, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर आपको पूछा है तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड, भीमाशंकर है ये महाराष्ट्र में, विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर भी महाराष्ट्र में है, वेदनाथ झारखंड में, याद रखिएगा वेदनाथ, नागलेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में है, रामेश्वर है ये तमिलनाडु में, और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये महाराष्ट्र में है। अगला सवाल देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका प्रस्ताव 1942 में 8 अगस्त को पारित हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है उसका मसौदा ड्राफ्ट है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत छोड़ो का नारा है वो किसने दिया था, तो मेहर अली ने इसको लिखा था भारत छोड़ो नारा, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे आम जनता तक, लोगों तक पहुंचाया था। ठीक है, तो ये आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में इसकी शुरुआत 1942 में हुई थी। अगला सवाल, भारत चीन युद्ध कब हुआ है। भारत चीन युद्ध की बात करें तो ये दोस्तों हुआ था 1962 में। ठीक है,
साइनो इंडियन वार है 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक चला था। एग्जाम में आ जाए भारत चीन युद्ध के समय प्रधानमंत्री सभी को पता होगा 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे हैं, वो जवाहरलाल नेहरू रहे तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें तो 4 प्रमुख युद्ध हुए हैं 1947, 65, 71, 99। ठीक है, तो पहला युद्ध कह सकते हो आप प्रथम कश्मीर युद्ध भी इसे बोला जाता है, जो अक्टूबर 1947 में शुरू हुआ था, 1947-48 में चला था। उसके बाद सेकेंड जो भारत पाकिस्तान युद्ध है और इसे ऑपरेशन जिब्राल्टर के साथ शुरू किया गया था 1965 में। 1971 में ये तीसरा युद्ध है भारत पाकिस्तान का, और जो कारगिल का युद्ध हुआ था चतुर्थ युद्ध का, ये 1999 में हुआ था। कौन सा देश यूरोपियन संघ है ईयू में शामिल नहीं है? तो यूरोपियन संघ में वर्तमान में 27 देश हैं। इनमें से अर्जेंटीना, वैसे आपको पता होगा अर्जेंटीना यूरोपीय देश ही नहीं है, ये साउथ अमेरिका में आता है, तो ये अलग हो जाएगा अपने आप में अर्जेंटीना। बाकी मैं 27 यूरोपियन संघ में शामिल देश की बात करूँ तो वो देख सकते हो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया है, साइप्रस है, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी भी ऑप्शन था, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया है, लक्समबर्ग है, माल्टा है, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। ये 27 देश हैं जो कि ईयू यानी यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन है, उसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था एनटीपीसी में, एक नहीं 2-3 सवाल यहाँ से आए हैं यूरोपीय यूनियन से। एक तो ये पूछा गया था यूरोपियन संघ की स्थापना किस संधि के तहत हुई है? तो यूरोपियन संघ की स्थापना है वो मॉस्ट्रिच की संधि हुई थी 1993 में, ये स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया ये भी आ चुका है, ब्रेग्जिट हो जाएगी, इसे ब्रेग्जिट बोला जाता है। जैसे कि यूके लेफ्ट हुआ था ईयू से, वो कब हुआ था? 31 जनवरी 2020 को। कौन सा देश है वो ईयू यानी यूरोपियन संघ से छोड़ दिया है? तो वो यूके यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। वर्तमान में 27 देश हैं यूरोपीय संघ में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ये है कि जो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है 2021 में, अब की बार 2020 की, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो इरफान खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, अंग्रेजी मीडियम मूवी हेतु दिया गया है। तो ये 66वें फिल्म फेयर अवार्ड है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अलग हैं और ये फिल्म फेयर अवार्ड अलग हैं। तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड हैं, ये 17 मई 2021 को दिए गए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज किया है द टाइम्स ग्रुप के द्वारा और राजकुमार राव, रितेश देशमुख ने इसको होस्ट किया है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो थप्पड़ को मिला है 66वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत। और जो क्राइटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का मिला है इव एलईओ को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का ओम राउत को दिया गया है और क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर का है प्रतीक वत्स को मिला है। बेस्ट एक्टर जो पूछा था इरफान खान है, मूवी अंग्रेजी मीडियम हो जाएगी। बेस्ट एक्ट्रेस है वो तापसी पन्नू, याद रखिएगा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सैफ अली खान, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हैं वो फारूक जाफर हो जाएंगे। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में राघव ये चैतन्य एक टुकड़ा धूप इनका सॉन्ग है थप्पड़ मूवी का। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में आशीष कौर है, हुई मलंग जो सॉन्ग इन्होंने गाया है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर है वो प्रीतम है दोस्तों। फिल्म फेयर लिटरेचर जो अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपकी बार वो इरफान खान को दिया गया है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट हो जाएगा, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को दिया गया है। और बाकी जो क्रिटिक्स अवार्ड मिले हैं बेस्ट फिल्म का प्रतीक वर्ष को, बेस्ट एक्टर का अमिताभ बच्चन को, बेस्ट एक्ट्रेस का ये तिलोत्तमा शोमे को दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड के तहत। सबसे अधिक अवार्ड थप्पड़ मूवी को 7 अवार्ड मिले हैं। अगला सवाल, कौन सा रोग पानी से नहीं होता? तो उसमें एक ऑप्शन प्लेग दे रखा था, जो चूहों के द्वारा होने वाला एक जीवाणु के द्वारा, ये जीवाणु का नाम है पाचुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है, प्लेग रोग है। तो ये पानी से, दूषित पानी से नहीं होता है। जल जनित प्रमुख रोग में आपके पोलियो, मलेरिया, हैजा, डेंगू, खुजली, टाइफाइड है। स्पेशली आपकी हैजा है, टाइफाइड है, ये ऑप्शन अक्सर रहते हैं एग्जाम में। और इसके अलावा ट्रेकोमा है, जापानी एन्सेफलाइटिस है। और यह कह सकते हो अलग अलग जो विषाणु जीवाणु जो जल से हो जाते हैं, रोगजनक जल में रहते हैं, उसमें विषाणु कौन से? तो पीलिया रोग है, पोलियो है, गैस्ट्रोएंटाइटिस है, जुकाम संक्रामक, यकृत शोध, चेचक वगैरह विषाणु के द्वारा होता है। लेकिन ये रोगजनक आपको पानी में मिलेंगे। जीवाणु के द्वारा कौन से होते हैं? अतिसार, पेचिस है, मियादी बुखार है, अति ज्वर, हैजा, कुकर खांसी, सुजाक है। ये बैक्टीरिया प्रोटोजो के द्वारा जो जल जनित है, पायरिया, पेचिस है, निद्रा रोग, मलेरिया वगैरह। कृमि के द्वारा फाइलेरिया है, हाइडेटिड सिस्ट रोग वगैरह। अगला सवाल देखिएगा, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1962 में हुई है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की, जिसका मुख्यालय बल्लभगढ़ हरियाणा में है। गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है? जहाँ पर 2018 के कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट 2022 में ये कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है। इस स्पोर्ट में भारत की रैंक रही है 2018 में, वो तीसरी रैंक रहे थे। 66 गोल्ड थे, मेडल थे टोटल, जिसमें 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज
ब्रॉन्ज मेडल थी। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी है? फास्फोरस की परमाणुकता की बात करें तो 4 हो जाएगी, ठीक है। P4 के रूप में ये फास्फोरस आपको मिलेगा जिसकी परमाणुकता 4 है। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? O2 के रूप में तो आप कहेंगे 2 हो जाएगी। सल्फर की काफ़ी बार एग्जाम आता है तो S8 के फॉर्म में तो परमाणुकता 8 है। अणु की परमाणुकता होती क्या है? तो किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को ही तो किसी भी तत्व है उससे कितने और जुड़ सकते हैं, तो P4 इसकी परमाणुकता 4 जुड़ सकते हैं। ऑक्सीजन से 2 जो इसकी संयोजकता रहती है अधिकतम, सल्फर से 8 जुड़ सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अमेरिकी देश और यूरोपियन देशों का कौन सा सैन्य गठबंधन है? तो नाटो है जिसमें 28 यूरोपियन देश हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। तो ये यूरोपियन और अमेरिकन देशों का जो सैन्य गठबंधन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है और सदस्य देश कितने नाटो में? तो आप कहेंगे 30 है। जुहू बीच किस सागर किनारे हैं? तो अरेबियन सी यानी अरब सागर के किनारे हैं। ये मुंबई में स्थित ये समुद्र तट हो जाएगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है? ठीक है, मल्टी यूजर में लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज वगैरह मल्टी यूजर है। यदि पूछ रहे कौन सा नहीं है तो आपको MS DOS का ऑप्शन जरूर मिलेगा जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विरासत यानी जो हेरिटेज सिटीज हैं उनके समग्र विकास के लिए 2015 में कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? तो हेरिटेज स्थलों के संरक्षण के लिए 2015 में हृदय योजना है, राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय, जो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उस समय एम वेंकैया नायडू के द्वारा की गई थी और ये हृदय योजना का शुभारंभ 2015 में हुआ था। इस योजना के पहले चरण में 12 सिटी को शामिल किया गया था। देखिए इस सवाल में अन्य ऑप्शन में अमूर्त था, आपके स्मार्ट सिटी था, उदय था। तो अमूर्त योजना है ये अटल मिशन फॉर रिजुएंट, इसकी फुल फॉर्म कह सकते हो, तो अमूर्त हो जाएगी। शुरुआत है 24 जून 2015 को की गई थी और इस योजना का उद्देश्य क्या है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क प्रदान करना, ये अमूर्त योजना हो जाएगी। ऑप्शन उदय भी था। उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है जो कि डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार और घाटों के संबंधित योजना जो 2015 में लॉन्च हुई थी। अगला सवाल, फुल फॉर्म सिडबी के अलावा एक और पूछी गई यहाँ पर, वो है ICANN का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर हो जाएगा। तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स हैं, ये कंप्यूटर से संबंधित जो नेम्स वगैरह रहता है उनके डाटा से संबंधित ये एक संस्थान कह सकते हो और जिसका हेडक्वार्टर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया US में है। 1998 में ये स्थापित हुई थी। किस देश में फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ है? तो म्यांमार में हुआ था दोस्तों 1 फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट। ASI ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने 2019 में सारनाथ स्थित किस पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया? तो ये धामेक स्तूप इसका आंसर हो सकता है। थोड़ा सा डाउट है, अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं मिला इसका आंसर मेरे को, तो आपको पता है कंफर्म रूप से तो आप कमेंट करके बता सकते हो। 2020 में जो गुजरात के पुरातात्विक स्थल धौलावीरा का प्रस्ताव जिस प्रकार भेजा गया था, 2019 में ASI ने सारनाथ स्थित किस स्तूप हेतु जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर शामिल करने का प्रस्ताव, तो धामेक स्तूप हो सकता है। देखिए 2021 में भारत में टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 40 से पहले 38 थी, अभी 2 जस्ट ही जुलाई में ऐड हुई है नई साइट। उसमें एक तो आपके काकतीय रुद्रेश्वर जो रामपा मंदिर है तेलंगाना में है, सेकंड धौलावीरा जिसका प्रस्ताव ये भेजा गया था 2020 में, फाइनली 21 में ये शामिल हो गई है। हड़प्पा साइट धौलावीरा जो गुजरात में, इस प्रकार टोटल 40 साइट है वर्तमान में भारत में। अंतिम सवाल देखिएगा, कौन सी नदी हिमनद ज्वार बनाती है या फिर कौन सी नदी ज्वार द्वीप? इस प्रकार से ये स्पष्ट सवाल नहीं मिला या फिर इसको स्पष्ट रूप से जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था उनको पता, सवाल कमेंट करना, आंसर पता तो वो भी आप बता सकते हो। अब मैथ्स के सवाल कुछ भेजे हैं स्टूडेंट ने, वो आप देख सकते हो किस टाइप से सवाल पूछे गए हैं। वीडियो के पॉज कर लीजिएगा। ये 10 के आसपास सवाल जो मैथ के आज प्रथम शिफ्ट में पूछे गए हैं वो इस टाइप से ये सवाल पूछे गए थे, आप देख सकते हो। बाकी इसकी PDF फाइल मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट हैं 46 टॉपिक की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो toptrainingGK.in वेबसाइट है, वहाँ पर आपके हो जाएगी। कोई भी इश्यू आता है तो toptrainingGK@gmail.com पर आप मेल कर सकते हो। धन्यवाद।